लास्ट वीडियो में मैंने प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। अगर कोई जेजे एक्ट के तहत बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो अर्हताएं दी गई हैं वो जेजे एक्ट के सेक्शन 57 में दी गई हैं और अडॉप्शन रेगुलेशंस की रेगुलेशन 5 में दी गई हैं। ये जो एलिजिबिलिटीज़ दी गई हैं ये जेजे एक्ट के तहत होने वाले सभी तरह के अडॉप्शंस के कंटेक्स्ट में दी गई हैं और अगर इनमें कोई एग्जम्पशन है, कोई अपवाद है तो वो भी वहीं दिए गए हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली ऑर्फन या अबैंडन्ड या सरेंडर्ड बच्चों के अडॉप्शन की बात करते हैं तो जो भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स कारा की वेबसाइट पर इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि अडॉप्शन रेगुलेशंस में और भी कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जो कि इनकी पात्रता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये क्या पॉइंट्स हैं, ये इनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स अगर उन्हें भेजे गए सभी रेफरेंस को रिजेक्ट कर देते हैं तो सिस्टम 1 साल के लिए उन्हें रिजेक्ट कर देगा। लेट मी इलैबोरेट ऑन दिस। अगर पैप्स रेजिडेंट इंडियंस या एनआरआईज या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं तो उन्हें मैक्सिमम 3 रेफरेंस भेजे जाएंगे और 2 कंसेक्यूटिव रेफरेंस के बीच में 1 महीने का गैप होगा। ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है अगर उनकी प्रेफरेंस के अनुसार उपयुक्त बच्चा उपलब्ध ना हो तो। अगर पैप्स पहले दिए गए रेफरल को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें दूसरा रेफरल भेजा जाता है, उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में जब तीसरा बच्चे का प्रोफाइल उन्हें रेफर किया जाता है उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसके बाद 1 साल के लिए उन्हें वर्जित कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें कारा के पोर्टल पर अपने आप को फिर से पंजीकरण करना होगा। इसी तरीके से फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को मैक्सिमम 2 रेफरल्स भेजे जाएंगे और अगर वो दोनों ही रेफरल्स को रिजेक्ट कर देते हैं तो दे शैल ऑल्सो बी डीबार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड देयर आफ्टर दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स अफ्रेश। ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है ये नई रेगुलेशंस में शामिल की गई है, ये पुरानी रेगुलेशंस में नहीं थी। पिछली रेगुलेशंस में ये कहा गया था कि पैप्स का रजिस्ट्रेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा, वैलिड रहेगा जब तक कि अडॉप्शन नहीं हो जाता। लेकिन अभी नई वाली रेगुलेशंस में ये कह दिया गया है कि पैप्स का रजिस्ट्रेशन तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि उनकी उम्र दी गई अधिकतम आयु सीमा के अंदर अंदर है। जैसे ही वो मैक्सिमम एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ अगर कपल है, दंपति है, तो उनकी जो मैक्सिमम कंपोजिट एज दी गई है वो है 110 साल और अगर सिंगल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट है तो उसकी मैक्सिमम अपर एज दी गई है 55 इयर्स। नई रेगुलेशंस में एक बात ये और ऐड कर दी गई है कि अगर कोई अडॉप्शन फेल होता है, जैसे कि डिसरप्शन या डिसोल्यूशन होता है और केस को इवैल्यूएट करने पर यह पता लगता है कि अडॉप्शन के फेल होने का कारण खुद अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनकी गलती की वजह से अडॉप्शन फेल हुआ है, तो इन पेरेंट्स को आगे कोई भी दूसरा बच्चा अडॉप्ट करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वर्जित कर दिया जाएगा। दे शैल बी डीबार्ड फ्रॉम अडॉप्टिंग अगेन। अगर पैप्स को एलिजिबिलिटी से संबंधित किसी मुद्दे पर कोई आपत्ति है या किसी और बात को लेकर भी कोई शिकायत है, जैसे कि अडॉप्शन एजेंसी की राय या उसके निर्णय से वो व्यथित हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर कोई टेक्निकल इश्यू है या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह की ग्रीवांसेस कहाँ और कैसे रेज किए जा सकते हैं, इनको लेकर के अडॉप्शन रेगुलेशंस में क्या उपाय दिए गए हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।